मेरी उम्र अभी 50 की है। मुझे याद है मैं राजस्थान से निकलता था तो 3 दिन में यहाँ पे पहुँचता था ट्रेन से। पूरा राजस्थानी समाज का अध्यक्ष पूना का बना दिया कि हमारे आगे जो वो प्रवासी शब्द जोड़ दिया है, सही में हम परदेशी हो गए। चुनाव आते हैं हमारे लिए, बसेस आती है, ट्रेनें छोड़ी जाती है, सब कुछ होता है। वो चुनाव खत्म होते ही फिर हम वापिस मेहमान हो जाते हैं। मारवाड़ी आदमी की एक खासियत, दूध में जैसे शक्कर घुलती है वैसे वो घुल जाता है। दुबई की बात करें तो 35% सिर्फ मारवाड़ी है। सिर्फ मारवाड़ी। टैलेंट आपनो, मेहनत आपनी, लोग अपना, जगह बारी और जीडीपी भी बारी। जो भी करना हो खरो करो। ओनली माहेश्वरी समाज जिनकी लोक संख्या 0.004 है, वो इंडिया की जीडीपी में 55% हिस्सेदार है। काका जी की लाइफ स्टोरी बताने जाऊंगा तो एक फिल्म बन जाती है। पुणे में इतनी बड़ी राजस्थानी तरीके से होली, तो ये शुरुआत भी उन्होंने की थी। वो राजस्थान को देश बोलते हैं और कलकत्ता को प्रदेश बोलते हैं। उनका एक सपना था कि गाँव में बड़ा सा हॉस्पिटल बने। वो गाँव बहुत अलग दिशा में बहुत आगे बढ़ सकता है। राजस्थान के पास मैन पावर है, कुदरत ने इतना दिया है कि अगर राजस्थान अगर चाहे पूरी दुनिया पे राज कर सके। सारी जो घुमा फिरा के एक सुई खड़ी होती है वो किस पे होती है बताओ? ये तो प्रशासन पे ही जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि एक दिन में बदलेगा, कहीं तो शुरुआत तो होनी चाहिए उसकी। जोधपुर से लगा के बाड़मेर तक के इसमें 200 किलोमीटर के बेल्ट में कोई इंडस्ट्री नहीं है, स्टोन का काम है। वो हमारे एरिया में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। रोड के वगैरह इसमें गिट्टी काम आती है, वो हमारे यहाँ के सैंपल सबसे टॉप में आए हुए हैं। करेंगे किधर से, पानी नहीं है। जो प्रवासियों की जो कहानी है वो सब जानने के लिए राजस्थान प्रवासी पहुंचा है पुणे। पुणे के आज इस एपिसोड में हमारे साथ है मगराज जी राठी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जब आपका नाम लेते हैं तो सीधा जहन में इनका ख्याल आता है। खुद में ही एक अलग हस्ती थे। तो पीछे हम अभी टोटल 6 भाई हैं। 6 भाई मिलके भी अगर हम कोशिश करेंगे तो भी उनकी जगह हम नहीं ले पाएंगे। उनकी कहीं अपनी भाषा में कोई एक बात, जो बात आप कोई भी काम करते हो तो आपके जहन में वो बात रहती है हमेशा। उन्होंने पहले से एक ही चीज हमको बोलते थे, बोले जो भी करना हो खरो करना। खरो जिंदगी भर टिकेला। झूठ थे जितना भी बोलेला, झूठ रो कोई कहवे कि नींव नहीं, मापदंड नहीं है, नींव नहीं है, कोई नींव नहीं है। यहाँ कदम रखना, फिर नौकरी करना, किराने की दुकान करना, किराने की दुकान से आज 6 to 7 बैंक्स तक का सफर। जब पीछे मुड़ के आप देखते हैं तो जहन में क्या ख्याल आता है? अगर मैं काका जी की पूरी अगर लाइफ स्टोरी बताने जाऊंगा तो वो तो एक फिल्म बन जाती है। हाँ। पुस्तक अगर छापेंगे तो ग्रंथ बन जाएगा। हाँ। क्योंकि उन्होंने पूरा जीरो से, बोलते हैं शून्य से पूरा शुरुआत की थी। वहाँ से पुणे से अकेले यहाँ पे आए। यहाँ पे शुरुआत के दौर में उन्होंने नौकरी की, फिर अलग अलग छोटे मोटे बिजनेस चालू किए। कभी बॉबी, जो आज बॉबी खाते हैं, वो पुणे में वो लेके आए थे। मसालों का छोटा मोटा बिजनेस चालू किया। बहुत मुश्किलें भी आई, सब कुछ हुआ, लेकिन उसमें से करते करते फिर कहीं जाके एक राठी स्वीट मार्ट के नाम से दुकान खोली। फिर मिठाई के बिजनेस में अच्छा खासा नाम हुआ। और फिर बाउसा का परिचय जो है पुणे के प्रसिद्ध, वो टाइम में जमीन का काम अच्छा करने वाले माणिक चंद जी दुगड़ से परिचय हुआ उनका। फिर दुगड़ फैमिली से जब परिचय हुआ तो उन्होंने बाउसा को धीरे धीरे ये जमीन के धंधे में लेके आए। बोले आप ये साथ में चालू करो। तो फिर उसमें उनको उनका लक चल गया और उनकी मेहनत कि वो जमीन जहाँ पे भी हाथ डालते थे, जिस जमीन में भी हाथ डाला वहाँ से सोना ही निकला। यानी और एक ही था कि कभी उन्होंने उसमें ये नहीं देखा कि मुझे नफ़ा कितना होगा या क्या होगा। कुछ ज़मीनें ऐसी थी कि वो खाली इसके लिए ली कि नहीं यहाँ पे अपने 4 समाज के भाइयों के घर बन जाए, उनके लिए करना। आज जिस एरिया में हम सुख सागर में बैठे, ये पूरा पहाड़ी था। ये उसी इंटेंशन से लिया उसी इंटेंशन से। वो यानी आने के लिए यहाँ पे रास्ते नहीं थे, तो गाड़ी 2 किलोमीटर दूर कहीं पे छोड़ो, फिर वहाँ से पैदल आओ। इतना चिक्कल रहता था, घास रहता था, कुछ नहीं था यहाँ पे। तो वो टाइम में बोले अपने समाज के लोग जो भी आते थे, बाबूसा हमको भी कहीं पे तो भी हमारा खुद का घर दिला दो। हाँ। बोले घर बनते बनते बनेगा, अभी काम करो, छोटा छोटा प्लॉट तो ले लो कहीं ना कहीं। तो ऐसे करके सुख सागर ये एरिया में ला के उनको प्लॉट दिए। वो टाइम 1000 रुपये में प्लॉट, 2000 में प्लॉट, वो टाइम में उन्होंने दिए। 1000 रुपये की वैल्यू थी वो टाइम में। बाहर निकलते महसूस नहीं होता कि हम पुणे में है, महाराष्ट्र में, आसपास यही कारण हुआ कि ये आज मिनी राजस्थान बना हुआ है। आप
शाम को 6 बजे यहाँ से निकलेंगे तो आपको घूंघट वाली लेडीज दिखेगी, सब सब प्रॉपर राजस्थानी ड्रेस में दिखेगी आपको। हाँ। और इसके लिए यहाँ पे जो भी फेस्टिवल्स भी होते हैं अपने राजस्थानी फेस्टिवल, सबसे ज़्यादा पूरा पुणे में अगर कहीं पे होता है तो सुख सागर में होता है। होली के दिन यहाँ पे कम से कम 8 से 10 हज़ार पब्लिक रहती है होली मनाने को रात को। राजस्थानी सारे पूरी राजस्थानी पारंपरिक तरीके चंग वंग बजना और पूरा प्रॉपर उसी तरीके से। पूरा प्रॉपर राजस्थान में भी इतना बड़ा नहीं होता है होली। हाँ। आज तक इन्हें अपने ईटीवी वालों ने वगैरह बहुत से न्यूज़पेपर वालों ने सबने कवरेज दिया है कि पुणे में इतनी बड़ी राजस्थानी तरीके से होली, तो ये शुरुआत भी उन्होंने की थी। उनको खुद को भी शौक था, खुद संग लेके बजाते थे। तो क्योंकि राजस्थान की जो सीख उनको मिली थी वो सीख उन्होंने हमको आगे देते गए। तो उनका देख के हम सीखे, हमारा देख के हमारी अगली जनरेशन है तो वो भी इसी में पार्टिसिपेट करती है कि नहीं ये होली हमारा राजस्थान का त्यौहार है। आजकल बच्चे जो बाहर जनरेशन रह रही है उनको अपने तीज त्योहारों से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन सुख सागर में ये एरिया में हमारी यही खासियत हो गई कि यहाँ पे गिणगौर भी उसी तरीके से होता है। कम से कम 400-500 महिलाएं गिणगौर का रोज जो निकलता है गिणगौर उसमें आ जाती है। कोई भी फेस्टिवल, अपने जितने भी फेस्टिवल, आका तीज को सेम राजस्थान में जैसी सभा होती है वैसे ही घर पे सभा होगी, वैसे ही खिचड़ा बनेगा, सब चीजें होती है। सोमवंती अमावस्या लगा के जो अपन लाटे और ये सगुन का करते हैं, मकर संक्रांति पे पतंग उड़ते हैं, वैसे ही मकर संक्रांति होती है। तो हर तीज त्योहार वो संस्कृति जो अपनी है उसको कंटिन्यू रखने के पीछे भी उनकी वही सीख थी एक, कि नहीं अपना समाज एक जगह रहेगा तो हम सब मिलकर संस्कृति की बात करते हैं, हम कल्चर की बात करते हैं, हमने हमारा कल्चर क्या यहाँ के लोगों को इंट्रोड्यूस किया, यहाँ के लोग वो पसंद करते हैं। क्योंकि हम जब यहाँ आए, जब यहाँ आए तो मैं देख पा रही हूँ कि आप बड़ी सहज तरीके से यहाँ की भाषा, यहाँ के त्योहार, यहाँ का खाना सब आपने बहुत ही इजीली वो उनको ग्रैब कर लिया है। कि यहाँ के लोग हमारे त्योहार, हमारा खान पान, हमारा ड्रेस पसंद करते हैं। देखिए अपने मारवाड़ी आदमी की एक खासियत होती है, दूध में जैसे शक्कर घुलती है वैसे वो घुल जाता है। इसके लिए तो कहावत है कि जहाँ न जाए बैलगाड़ी वहाँ जाए मारवाड़ी। तो मारवाड़ी कहीं पे भी जाता है तो वो दूसरे को अपना करता है, वो अपनी संस्कृति नहीं छोड़ेगा लेकिन दूसरे को मारवाड़ी जरूर सिखा देगा। बहुत सी जगह ऐसा होता है कि हम लोग अगले के साथ मराठी में बात करते हैं, वो अगला अपने को राम राम करता है मारवाड़ी में, वो मराठी होके भी वो अपने को राम राम मारवाड़ी में करेगा, क्योंकि उतना एक प्रेम और एक रिश्ता जोड़ लेते हैं सामने वाले से। भले वो महाराष्ट्र में हो, तमिलनाडु में हो, आंध्रा में हो, कहीं पे भी आप देख लीजिए। मारवाड़ी बंदा जहाँ पे भी होगा उसके सामने वाला वो उसको सेठ जी करके बुलाएगा, कुछ भी करेगा, लेकिन वो रहेगा ऐसे कि जैसे लगता है एक ही घर के दो मेंबर है। ये अपने मारवाड़ी आदमी की खासियत ही होती है। अभी यहाँ पे राजस्थानी समाज के कम से कम मेरे यही एरिया में 60 से 70 स्थान बने हुए हैं। हर समाज को भावसे ने वो टाइम में जो भी भाव में ली वही भाव में बोले समाज के लिए चाहिए ले लो, आप इतना जगह ले लो, आप इतना प्लॉट ले लो, पैसा नहीं है बहुत सा, जैसे आएगा वैसे देना, जगह तो ले लो। तो आज सब समाजों के यहाँ पे मंदिर भवन वगैरह सब बने, तो वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, हाँ तो वहाँ पे भी आप जब आप देखेंगे तो साल में जितने भी प्रोग्राम वहाँ पे होते हैं, जितने लोग अपने राजस्थानी रहते हैं उतने ही लोग दूसरे यहाँ के लोकल और वो भी उतने वहाँ पे पार्टिसिपेट होते हैं, कि उनको भी लगता है कि नहीं ये कुछ अलग तो नहीं है, ये तो है तो अपने ही लोग हैं, और वो अपने साथ में मिक्स हो जाते हैं। कहते हैं ना कि साफ नियत से कोई काम किया जाए तो वो काम जरूर लोगों तक पहुँचता है, जरूर लोग पसंद करते हैं और बहुत चीजें। तो और यहाँ का आदमी, अपना राजस्थानी आदमी, यहाँ के जो तीज त्योहार है उसमें भी उतना ही सम्मिलित होता है। वो ऐसा नहीं कि हम खाली हमारे ही समाज के हमारी जो त्योहार है वो मनाएंगे, वैसा नहीं है। शिव जयंती होगी तो राजस्थानी सबसे पहले साफा पहन के शिव जयंती की यात्रा में दिखेगा आप। तो वो तो सब जो बोलते हैं कि भाई ताली दोनों हाथ से बजती है, सामने वाला झुक रहा तो हम उससे 2 कदम और ज्यादा आगे जाके जल्दी झुकेंगे, तो अपने आप अपना भी मान बढ़ता है। राजस्थानियों को तो डबल वो मिल रहा है ना, एडवेंचर मिल रहा है, डबल कल्चर मिल रहा है, डबल उनको सब कुछ डबल मिल रहा है, सब डबल मिल रहा है, क्योंकि वो वहाँ का भी कल्चर लेके आया है साथ में। तो यहाँ का कल्चर वो ऑलरेडी अपना रहा है, और उसके साथ साथ अभी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो कहीं बाहर जाके आती है, वो वहाँ का कल्चर लेके आती है। जैसे इन सब चीजों में, जैसे हम कल्चर की बात कर रहे हैं, वहाँ के आने की हमने बात की, यहाँ घुलने मिलने की बात की, सब बातें की, लेकिन इन सब के बीच बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। जैसे कि जब
वहाँ से आते हैं, बहुत मजबूरियाँ रहती है, कोई अपना घर नहीं छोड़ना चाहता है, मजबूरियों के दौरान घर छोड़ा, लेकिन जब वो वापस जाते हैं उनको वो मान सम्मान, उनको वो स्पेस, चाहे हम बिजनेस में कह लो, चाहे अदर अपॉर्चुनिटीज एजुकेशन में कह लो, चाहे किसी भी सेक्टर में, वो नहीं मिल पाती है। तो कहाँ वो ऐसे कारण रह जाते हैं, कौन सा वो ऐसा तार छूट जाता है जो कि आपको लगता है कि वो शायद अगर वो कनेक्टिविटी अगर बने तो लोग जितना अब जाते हैं उससे और ज़्यादा वापस राजस्थान जाएंगे और वहाँ पर भी काम करना पसंद करेंगे? ये तो एक ऐसी बात है कि अभी जो भी राजस्थान से यहाँ पे आए, हाँ, ये कोई अभी से नहीं हुआ। जब राजस्थान में सबसे पहले जब अपना तो जन्म भी नहीं हुआ वो टाइम की बातें जब सुनते हैं कि ऐसे ऐसे अकाल पड़ते थे, दुष्काल कि 5-5 साल पानी भी नहीं गिरता था, एक बूंद भी नहीं गिरती थी, तो पीने को पानी नहीं मिलता था, अनाज तो दूर की बात है, चारा और ये कुछ नहीं होता था। तो वो टाइम जो अपनी जो तीसरी चौथी पीढ़ी पहले की जो थी, उन्होंने जो समय देखा था कि ये समय से अगर बचना है तो हमको यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, तो वो पीरियड में अपने जो बुजुर्ग है वो धीरे धीरे बाहर निकलना शुरुआत हुई। वो टाइम न तो कुछ कम्युनिकेशन के लिए कुछ था, न आने जाने की कोई सुविधाएं थी। अगर हम राजस्थान से पुणे आने के लिए निकलते तो 4 दिन 5 दिन 6 दिन में पहुंचते थे। इतना टाइम लगता था? हाँ, क्योंकि साधन ही नहीं था। मेरी उम्र अभी 50 की है, मुझे याद है मैं राजस्थान से निकलता था तो 3 दिन में यहाँ पे पहुंचता था ट्रेन से। अच्छा। क्योंकि कुछ सुविधाएं नहीं थी, 3 जगह ट्रेन बदलो, ये करो वो आता। अभी अपने बीकानेर साइड अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा राजस्थानी समाज कलकत्ता बसा। कलकत्ता आज अगर हम ट्रेन में जाते हैं इतनी हाई स्पीड की ट्रेनों में तो कम से कम 48 आवर्स लगते हैं, 48 घंटे लगते हैं। वो टाइम उनको 1-1 महीना लगता था कलकत्ता पहुंचने को। तो आज भी क्या वो वापस आते ही नहीं थे फिर? तो आज भी अगर कलकत्ता में किसी को पूछें कि भाई आज भाई साहब नहीं दिख रहे कहाँ पे, तो बोले वो देश गए हुए हैं। वो राजस्थान को देश बोलते हैं और कलकत्ता को प्रदेश बोलते हैं। हाँ, बोले किधर किधर काम धंधा है, तो बोले प्रदेश में। उसको प्रदेश बोलते हैं, कलकत्ता बंगाल वो साइड को वो प्रदेश बोलते हैं। हाँ। क्योंकि उनको आने जाने को टाइम उतना लगता था, कम्युनिकेशन कुछ नहीं था। फिर वहाँ से धीरे धीरे उन्होंने अपने अपने बिजनेस सेटअप किए, सब कुछ किया। फिर एक आदमी गए तो वो जब राजस्थान जाता था तो और 2 को लेके आता था। अरे बोले चल तेरे परिवार में किसी को तो भेज मेरे साथ, कहीं ना कहीं वो सक्सेस होगा। तो मारवाड़ी आदमी जितनी बार भी यहाँ से वापस गया वो आते टाइम 2 को और साथ में लेके आया। भाई तेरे घर से एक भेज, तेरे घर से एक भेज, वैसे वो टाइम। अभी तो आजकल तो हम यहाँ से बैठते 1 घंटे में जोधपुर पहुँच जाते, पुणे से कहीं से भी एक्सेस इतना इजी हो गया, मोबाइल पे बात हो रही। पहले की जो परेशानियां थी वो अलग थी, वो दौर अलग था, वो दौर अलग लेकिन था। आज की क्या परेशानियां हैं? आज टेक्नोलॉजी आ गई है, 5G आ गया है, दुनिया, हम जो रोड की कनेक्टिविटी कहते हैं, सड़कों की कनेक्टिविटी कहते हैं, वो सब कुछ हो गया, लेकिन आज की परेशानियां बदल गई हैं। अभी आज उल्टा हो गया। आज हम लोग जब यहाँ से जाते हैं तो हमारे गांव में तो हम लोगों को पूछते हैं, अरे भाई चलो आज पुणे से सेठ आए हैं, कलकत्ता से कोई आया है। लेकिन उसको जो एक आधिकारिक रूप कहीं पे मिलना चाहिए वो नहीं है। जैसे हम अगर चाहते हैं, आज मैं मेरी अगर हिस्ट्री बोलूं कि काका जी ने आज से 35 साल पहले हमारे गांव में, उनका एक सपना था कि गांव में बड़ा सा हॉस्पिटल बने, क्योंकि हमारे गांव के आजू बाजू 20-25 किलोमीटर पे कोई हॉस्पिटल नहीं था। तो आज से 35 साल पहले एक इमारत बना के रखी हुई है कि हॉस्पिटल के लिए बनाना। उसके बाद कितने मुख्यमंत्री आए, कितने MLAs आए, कितने MPs आए, हमने सबको बोला भी हॉस्पिटल चालू करवाना है, ये करवाना है, जो भी खर्चा है सब हम कर रहे हैं, खाली आपको स्टाफ देना है। लेकिन आज तक ये है कि वो काम पूरा नहीं हुआ। अगर जब यहाँ से कोई भी भामाशाह आ रहे हैं वहाँ पे करने को रेडी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से हमको कोई सपोर्ट ही नहीं मिलता है। कारण क्या होता है उसका? क्यों वो चीजें हो जाती हैं? लेंथी प्रोसेस है या तो, या जो बीच में जो ऑफिसर लेवल्स पे सपोर्ट नहीं मिलता है, कनेक्टिविटी कमी है, कनेक्टिविटी की कमी है मेन तो, कि हर आदमी डायरेक्टली ऊपर के लेवल तक नहीं पहुंच पाता है। तो हम लोग अभी यहाँ से जाते हैं तो हम वहाँ पे लोकल तहसील पे मिलते हैं, फिर जिले लेवल पे मिलते हैं, फिर वो बोलते नहीं ये सब, हाँ वो बोलता है ये सब आपको जयपुर में करना पड़ेगा। तो वो इतना, हर किसी को उतना टाइम नहीं रहता कि वो जाके महीना भर ये सब चीज़ें करेगा फिर वो उसको सक्सेस मिलेगा। हम लोग यही कर सकते हैं कि ठीक है यहाँ से हम
किसी मिनिस्टर्स के थ्रू, इसके थ्रू हम करते हैं, लेकिन फिर वो वहाँ पे जाके कहीं पे तो भी वो बात अटक जाती है। ये मेरे खुद के साथ है, यानी हमारे फैमिली के साथ ये हुई घटना है। आज भी वो इमारत वैसे ही पड़ी है। आखिर हमने सोचा कि अभी वो इमारत ग्राम पंचायत या किसी को डोनेट कर देंगे, जिसमें कुछ दूसरे कुछ काम तो हो जाए। लेकिन आज भी अभी ग्राम पंचायत बन गई, पहले ग्राम पंचायत नहीं थी हमारे गांव में, तो वो हमने कोशिश करके कि नहीं, हमको ग्राम पंचायत हमारे गांव में चाहिए, क्योंकि हमारा गांव के आजू बाजू का जो सर्कल और वो सब पैरामीटर्स में हमारा गांव बैठ रहा था, तो हमने पंचायत ली। लेकिन आगे की कुछ जो भी सुविधाएं हैं, आज हमारे गांव से 2 किलोमीटर पे नागनेचा माता का मंदिर है, जो पूरे राठौड़ वंशज की कुलदेवी है। वहाँ पे सीएम लेवल से लगा के सभी अधिकारी वहाँ पे आते हैं। वहाँ पे हेलीपैड बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, सब बड़े बड़े ऑफिसर्स वहाँ पे आते हैं। नवरात्रि में इतने बड़े बड़े संघ चलते हैं, सब कुछ चलता है। लेकिन वहाँ से 2 किलोमीटर पे अगर हमारे गांव में आके देखेंगे तो आज हमारे गांव के मेन चौक तक रोड नहीं है। वो एक कनेक्टिविटी नहीं है आपके गांव की और उस मंदिर की कनेक्टिविटी तो नहीं यही है। होता है कि आज की जनरेशन को अगर हम बोलते हैं कि अरे भाई 4 दिन हम गांव जाके रहेंगे, बोलते क्या रहेंगे, वहाँ पे जाने को रास्ता भी नहीं है। हाँ। हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है। मुझे याद है जब 1984 में फर्स्ट टाइम लाइट जो आई, तो आज भी मुझे याद है कि जब वो बल्ब लगा था तो हमको कितनी खुशी हुई थी। लेकिन आज देख रहे कि वो जो 84-85 में जो डेवलप हुआ, हाँ। उसका और आज में डिफरेंस क्या है? ज्यादा वही है। आज तक घर में नल नहीं आए तो नहीं आए, सरकार बोल रही है हर घर हर वो नल क्या योजना है, खाली ऑन रिकॉर्ड है। जगह पे क्या है? पाइपलाइन डाले, पाइपलाइन के खर्चे गांव वालों से लिए, लेकिन पानी तो नहीं है, खाली पाइप डाले। लाइट की वही हालत है, 4 घंटे आएगी, 8 घंटे लाइट नहीं रहती है। हर एक घर में तो इन्वर्टर नहीं लगा सकता ना कोई। मेरी सुविधा के लिए मैं इन्वर्टर लगा दूंगा, जनरेटर लगा दूंगा, लेकिन जो मेरे आजू बाजू के घर है वो तो सब अंधेरे में ही रहते हैं। तो मूलभूत सुविधाएं अगर वहाँ पे नहीं दे पाते, यहाँ आए यहीं होके रह गए, लेकिन वहाँ वालों को भूल नहीं पा रहे, उनकी परेशानियां नहीं भूल पा रहे। क्योंकि क्या होता है, मेरा इतना कनेक्शन है कि मैं महीने में 1 चक्कर मेरा राजस्थान होता है कंपलसरी। आज मेरे पास यहाँ पे 400 लोगों का स्टाफ है राजस्थान से। यहाँ का लोकल स्टाफ छोड़ के मेरे पास 300-400 फैमिली जो राजस्थान की है। और उसके बाद अभी इतने लोगों को आपने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दिया और है। उसके बाद अभी तो मैं आज पिछले साल 1.5 साल पहले मुझे यहाँ के सब राजस्थानी समाज ने मिलकर मुझे पूरा राजस्थानी समाज का अध्यक्ष पुणे का बना दिया है। तो मुझे हर जगह आना जाना, वैसे भी मेरा कनेक्टिविटी पहले से था और अभी और ज़्यादा बढ़ गया। और उन लोगों के साथ मुझे रोज़ जब मिलना पड़ता तो रोज़ उनके जो भी प्रॉब्लम्स है राजस्थान के वो बोलते रहते। हाँ। अरे साहब यार हमारे गांव में ऐसा नहीं है, वैसा है, हमारे गांव में ये सुविधा नहीं मिलती, हमको ये नहीं मिलती। तो सोचते हैं कि क्या है, फिर हम लोग बोल रहे हैं राजस्थान बदल रहा है, ये बदल रहा है, कहाँ बदल लेकिन रहा है? अगर ग्राउंड लेवल पे जाके देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन में बदल रहा है। बस पक्के घर बन गए। हाँ। आपकी स्कीम आती है तो जहाँ पे कच्चे झोपड़े थे वहाँ पे पक्के घर बन गए, लेकिन सुविधा वहीं के वहीं, सादे गंदे पानी की नाली तक है नहीं। घर तो पक्के बन गए, अभी वो पानी कहीं छोड़ने को जगह नहीं, वो पूरे गांव के चौकों में पड़ा है। आप जैसे बाड़मेर का आपका जो गांव है, देवरिया गांव है, आपके गांव या आपके आसपास के गांव में आपको क्या लगता है कि अगर वहाँ कोई इंडस्ट्री अगर ग्रो किया जाए, वहाँ कोई बिजनेस अगर स्टार्ट किया जाए, तो किस चीज़ में स्कोप है? कौन सी चीज़ें जो वहाँ के लोगों की वो पावर है और उनको वो अगर स्पेस अगर गवर्नमेंट दे या अच्छे बिजनेसमैन उनको तवज्जो दें, तो वो गांव बहुत अलग दिशा में बहुत आगे बढ़ सकता है। देखिए राजस्थान में तो बिजनेस जितने करो उतने कम है, क्योंकि मेन अपने राजस्थान के पास मैन पावर है। आज हर जगह देखिए मैन पावर अगर कोई है तो राजस्थान, बिहार और यूपी और बंगाल, ये 4 स्टेट के पास मैन पावर प्लस राजस्थान में टैलेंट। हाँ, वही टैलेंट भी है, मेहनत भी करने वाला मैन पावर है उनके पास। इंडिया आज दुनिया पे राज एक ही कारण से कर रही है, क्योंकि इंडिया के पास मैन पावर है। यंग जनरेशन इंडिया के पास है। चाइना मशीनरी पे कर रही है, लेकिन इंडिया खुद के बलबूते पर खुद की मैन पावर। तो सबसे ज़्यादा मैन पावर है तो ये 3-4 राज्यों में, लेकिन ये 3-4 राज्य ही दबे पड़े। अगर आप देख लीजिए बिहार की वही हालत है, यूपी की वही हालत है, बंगाल की वही हालत है, क्योंकि मैन पावर है लेकिन वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट ही नहीं है। आज मैं तो मेरे गांव की तो छोड़िए, आप जोधपुर से लगा के बाड़मेर तक के इसमें 200 किलोमीटर के बेल्ट में कोई इंडस्ट्री नहीं है। कौन सी इंडस्ट्री ग्रो की जा सकती है, आपको क्या लगता है? बहुत कुछ है। अभी रिफाइनरी भी आई है, तो हमारे गांव से 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर पे रिफाइनरी है। लेकिन जब वो फुल फ्लेश चालू होगी तब शायद उससे कुछ नए रोजगार खुले।
आज हमारे एरिया में सबसे ज़्यादा जो क्रेशर का काम है, स्टोन का काम है, वो हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है को उसकी क्वालिटी सब जगह ये जो रोड के वगैरह इसमें गिट्टी काम आती है, वो हमारे यहाँ के सैंपल्स सबसे टॉप में आए हुए हैं। लेकिन फिर वही होता है कि कोई लीज मांगने को जाए तो लीज नहीं मिलती है, हर चीज़ लेंथी प्रोसेस है, 4-5 साल आदमी कोशिश करता है फिर थक हार के छोड़ देता है। अगर एग्रीकल्चर में कोई करने को जाए तो वहाँ पे लाइट का इश्यू है, लाइट के कनेक्शन नहीं मिलते। मुझे याद है मैंने आज से 20 साल पहले जब मुझे लाइट का कनेक्शन लेना था मेरी फार्म हाउस के लिए, तो मुझे पहले तो 2-3 साल ऐसे ही घुमाया, रेगुलर कनेक्शन जो जनरल कनेक्शन होता है मैंने उसमें अप्लाई किया, तो 2-3 साल तो घूमे घूमे, बोले आज होगा कल होगा, फिर नहीं हुआ। फिर वो टाइम एक नर्सरी कनेक्शन करके अलग से स्कीम आई, हमने फिर वो बोले कि नहीं आप इसमें ले लीजिए, इसमें पैसा 4 गुना भरना है। बोले ठीक है 4 गुना तो 4 गुना हम भर लेंगे, भर के वो कनेक्शन लिया। लाइट तो है, जो पहले हमारे गांव की पहली ट्यूबवेल हमने करवाई वहाँ पे, कि आजू बाजू में कहीं पे भी ट्यूबवेल नहीं थी, तो हमने वो लाइट ली। लेकिन जहाँ पे बिल 10,000 आना, वहाँ पे उसका बिल 40,000 आना चालू हो गया। पर वो तो कैसे सस्टेन कर वो सस्टेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम तो खेती करने वाले थे नहीं, हमने तो भाई चलो पानी आ गया तो किसी कृषि को दे देंगे तो वो कुछ डेवलप करेगा, कुछ करेगा, तो अपना देख के और कोई न कोई करेगा। लेकिन सुविधा ही नहीं मिली, फिर वो वैसे ही रह गया। हमारे देखा देख फिर और 3-4 जन ने कोशिश की, लेकिन वही है कि उन्होंने बोरवेल करा दिए तो कनेक्शन नहीं मिल रहा, कनेक्शन मिलता है तो लाइट नहीं आ रही है, लाइट एक बटन चालू करो तो गांव के 4 घर की लाइटें बंद हो जाती है, तो वो भी सस्टेन नहीं हो पा रहे। जो बाड़मेर में जो इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही हैं, आई थॉट मैंने जो सुना है, होप सो वो गलत हो या सही हो मुझे नहीं पता, जो बाड़मेर में जो इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही हैं या जो काम कर रहे हैं लोग, चलाने वाले भी बाहर के, काम करने वाले भी बाहर के, सब बाहर के, स्पेस राजस्थानियों का, ऐसा क्यों? वही तो है कि और बाड़मेर के लोग, टैलेंट बाड़मेर का, मेहनत बाड़मेर वालों की, सब कुछ बाड़मेर वालों का, लेकिन वो जा रहे हैं किसी और जगह, अपनी जन्मभूमि छोड़ के, अपना परिवार घर छोड़कर। वहाँ पे वही है, अभी बड़ी अजीब सी दुविधा। जितनी भी इंडस्ट्रीज बाड़मेर में ऑयल की है, पेट्रोल की है, गैस की है, रिफाइनरी आई है, राजस्थान के पास कुदरत ने इतना दिया है कि अगर राजस्थान अगर चाहे तो पूरी दुनिया पे राज कर सके, इतना कुदरत ने दिया है। हम कुछ नहीं करने वाले, कुदरत ने ही राजस्थान को इतना दे दिया है। आज मार्बल वहाँ पे निकलता है, ग्रेनाइट वहाँ पे निकलता है, सभी टाइप के पत्थर वहाँ पे निकलते, बच्चा कुचा जो था पेट्रोल डीजल वो वहाँ पे निकल गया। दुबई के पास क्या था? उनके पास तो खाली पेट्रोल डीजल था। हाँ। और आप देखिए, जब आप दुबई की बात करें तो मुझे जहन में आता है कि वहाँ 55% तो इंडियन है और उसमें से 35% सिर्फ मारवाड़ी है। सिर्फ मारवाड़ी है। तो अगर वो 15 साल में, वो 15-20 साल में दुबई को कहां से कहां लेके चले गए। टैलेंट आपनो, मेहनत आपनी, लोग अपना, जगह बारी और जीडीपी भी बारी। जीडीपी बारी वही है, तो उनको रिसोर्सेज मिल गए। सारी जो घुमा फिरा के एक सुई जो हम खड़ी होती है वो किस पे होती है बताओ? जिम्मेदार ठहराना हो, हम किसी को ये कहें कि आप सुनो, इस चीज का एक निवारण करो, तोड़ निकालो इसका, तो किसको कहें? ये तो प्रशासन पे ही जाएगा सीधा सीधा, कि अगर प्रशासन चाहे तो सब कुछ बदल सकता है। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि एक दिन में बदलेगा, कहीं तो शुरुआत तो होनी चाहिए उसकी। हमें ठीक है, हम प्रवासी हैं, हम बाहर रहते हैं, तो हम लोग भी आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं ना। हम लोग भी तो वही बोल रहे हैं कि हमारा जो योगदान है वो भी हमको, हमारा भी दिल चाहता है अपने गांव आए, अपने घर आए, इन्वेस्ट करें। ये जो अभी 2020 में जब एक कोविड आया, कोरोना का काल था, कोरोना काल में जो यहाँ पे मध्यम वर्गीय लोग जो राजस्थान के रह रहे थे, जिनका रोजी रोटी रोज अपना धंधा करना और उस पर चलाना था, किराना दुकान वाले थे, मिठाई दुकान वाले थे, ये सब लोग, और मेजर फ्लैट के जो रेंट के घरों में रहते, किराए के घरों में रहते थे, तो उन्होंने महीना 1.5 महीना तो कैसे तो भी सस्टेन किया। लेकिन महीना 1.5 महीने के बाद उनकी ऐसी हालत हो गई कि न तो उनको किराया, दुकान का किराया देने को पैसे थे, न घर का किराया देने को पैसे थे। अच्छा, रोज का खर्चा कैसे निकालना? तो मुझे बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते थे, बोले ऐसा वैसा, क्या करना क्या करना। तो
जब हमने फिर कुछ कोशिश करके उनको बोला कि ठीक है अगर आपको निकलना है यहाँ से, वो बोलते हमको कुछ भी करो, हमको राजस्थान भेज बस दो। घर अपने घर पहुंचा बोले हम वहाँ पे चले जाएंगे, वहाँ पे हमको कुछ कोई भी तकलीफ कर नहीं है, लेंगे हम वहाँ कैसे भी रोजी रोटी की जरूरत नहीं है, वहाँ पे दाल रोटी वाली तो अपनी घर के खेत की है, हम वहाँ पे रह लेंगे। तो मैंने वो टाइम बसेस वगैरह की व्यवस्था की, प्रशासनिक जो भी मंजूरी लेनी थी वो सब लेके मैंने बसेस भर भर के यहाँ से पुणे से सबसे पहले रवाना की। तो वो जब परिवार वाले वापस जब आए वहाँ से कोरोना के बाद, तब वो बोल रहे थे कि बोले राजस्थान में घर क्यों जरूरी है, ये कोरोना ने सिखाया। बोले तो बोले हम वहाँ पे जाके महीना डेढ़ महीना वही काम किया कि कैसे भी करके जो छपरे थे वो तोड़ के वहाँ पे पक्के घर बनाने चालू किए, भले ही वो लोखंड के टीन डाल के बनाओ, लेकिन राजस्थान में घर जरूरी है। तो ये कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया है। कोरोना का साइड इफेक्ट क्या है वो अलग चीजें हैं, लेकिन बहुत सी चीजें उससे सीखने को भी मिली। जिंदगी की सीख मिल गई, इंसानियत की सीख मिल गई कि भाई भाई का नहीं था, बेटा बाप का नहीं था, कोई किसी का नहीं था। अगर मैं पॉजिटिव निकलता तो मेरे घर वाले वहाँ बोलते थे आप यहाँ से 20 फुट दूर रहो। ये सब चीज़ें कोरोना ने बहुत से सिखाई। लेकिन राजस्थान के बारे में ये पॉजिटिव चीज़ वो टाइम हुई कि जितने भी लोग पूरे राजस्थान से बाहर थे, उन्होंने सबने अपने अपने घर वहाँ पे बनाने का नक्की किया और सबने बनाए। ये पिछले आप 2-3 साल का अगर रिकॉर्ड राजस्थान का निकाल के देखेंगे तो हर गांव में आपको 50-100 घर नए बने हुए दिखेंगे। और उसका रीजन वही था कि बोले ये परदेश है, यहाँ से कब जाना पड़ेगा मालूम नहीं है, अगर वापस ऐसा कुछ कोरोना जैसा आया तो राजस्थान में रुकने के लिए तो कम से कम हमको एक खुद का आशियाना तो होगा। ये सही कह रहे हैं आप, ऑन रिकॉर्ड तो ये चीजें नहीं है, लेकिन जो एक ऑब्जर्वेशन है, ग्राउंड ऑब्जर्वेशन, वो हमने भी नोटिस किया है कि वो चीजें उस दौर के बाद बहुत बदल गई। बहुत यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ के लोगों की तरफ से कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन, या जो राजस्थान में जो फेस किया वैसी कोई चीजें यहाँ फेस की? नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि महाराष्ट्र की जो एक मैं बोलूँगा बेसिकली पुणे में तो एक गवर्नमेंट अथॉरिटी ऐसे प्रॉपर तरीके से सेट किए हुए हैं कि आदमी कोई भी आता है अपने अपने रेगुलर परमिशन लो और बिजनेस चालू हो जाता है। और यहाँ पे तकलीफ वाली तो बात आज तक अपने राजस्थानी समाज के लिए तो कभी नहीं आई। राजस्थानी समाज हो, गुजराती समाज हो, पंजाबी हो, पुणे में अगर आप देखेंगे तो हर जाति हर समाज के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो यहाँ पे वैसा नहीं है। लेकिन अगर यही चीज़ राजस्थानी आदमी जाके राजस्थान में करना चाहता है तो उसे हर चीज़ फेस करना पड़ता है। यानी घर का ही आदमी वहाँ पे घर पे जाके अगर कुछ मांगे तो वहाँ पे नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे मिलता है। आप परदेसी हो गए राजस्थान। हम परदेसी हो गए, ये मैंने कहने लायक नहीं, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारे आगे जो वो प्रवासी शब्द जोड़ दिया है, तो सही में हम परदेसी हो गए ना। कभी ऐसा नहीं लगता कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ना घर के रहेंगे ना घाट के? इसके लिए तो देखिए मैं अभी तभी जब नहीं कोरोना जैसी जो परिस्थिति आई, आपको वो दौर नहीं झेलना पड़ा, आपको परिस्थितियां नहीं देखनी पड़ी, लेकिन हो सकता है बहुत लोग ऐसे हों जिनको ये रियलाइज हुआ, जैसे आपने कहा घर बनाने पड़े, वापस गए, बोला किसी भी सिचुएशन में वहां पहुंचा दो, तो उनको तो वो चीज रियलाइज होगी कि ना घर के रहे ना घाट के। वही हुआ है, वो बहुत लोगों के साथ हुआ है, बहुत लोगों के साथ। और आने वाले समय में ये चीज़ें और बढ़ने वाली है। जैसे जैसे धीरे धीरे ये प्रांतवाद बढ़ रहा है, अलग अलग भाषाओं के भाषिक के आपस में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कहीं पे कोई बोलता है हमको बिहारी ने ऐसा बोल दिया, कहीं वो हर एक राज्यवाद जैसे बोल सकते हैं, प्रांतवाद हो रहा है। तो ये सब चीज़ों का तकलीफ आगे कहीं ना कहीं तो झेलना ही है। तो इसके लिए तो सबको एक ही है कि आप कर्म भूमि और जन्मभूमि दोनों का तालमेल बना के रखो। आप खाली कर्म भूमि पे ध्यान देंगे तो जन्मभूमि वैसे ही रह जाएगी, जन्मभूमि पे खाली ध्यान देके भी काम नहीं आएगा, क्योंकि आखिर कर्म भूमि से रोटी मिलती है। तो दोनों का बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जितना आप तवज्जो कर्म भूमि को दे रहे हैं उतना जन्मभूमि को देंगे तो आगे के फ्यूचर के लिए भी अच्छा है। हम जब महाराष्ट्र की बात करते हैं, आपने कहा कि नहीं अभी तक ऐसी कोई तकलीफ नहीं आई, ऐसी कोई चीज़ें नहीं हुई, तो जब आप वापस राजस्थान जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र से ये चीज़ ग्रैब करके और राजस्थान गवर्नमेंट को सीखना चाहिए इन द बिजनेस सेंस, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ का कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको लगता है कि अगर वो चीज़ वहाँ इम्प्रूव हो तो आप भी जाएंगे और भी बहुत सारे प्रवासी है जो जाएंगे और इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ काम करेंगे, वहाँ उनको स्पेस मिलेगा? महाराष्ट्र में
हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ यहाँ की जो गवर्नमेंट आती है, हर गवर्नमेंट, कोई स्पेसिफिक एक गवर्नमेंट की नहीं, लेकिन आज तक जितनी भी सरकार आई उनमें कहीं तो भी वो हर चीज़ को एक अलग योजनाबद्ध तरीके से काम करते देखा है, मैंने बहुत करीब से देखा है। जब हम हमारे हक के लिए स्टैंड करेंगे, जब प्रवासी वहां जाके खड़े होंगे, तो उनको वो चीज मिलेगी। मैंने तो आप आखिर में सब स्टूडेंट्स को, सब प्रवासियों को, यहाँ जितने भी रहने वाले लोग हैं, सब महिलाएं हैं, उनको एक ऐसा मैसेज अपनी भाषा में कि आपको अपने हक की लड़ाई, आपको अपने स्पेस, आपको अपनी अगर जगह चाहिए, वहाँ काम करना है, तो आपको आगे आके बोलना होगा, आपको मांगना होगा उसको। देखिए, अभी राजस्थानी समाज एक तो अगर पहले से कहे तो अपनी मांगने की आदत नहीं है। तो राजस्थानी मारवाड़ी आदमी का हाथ कभी भी ऐसे देने वाला रहा है, तो मांगने का बहुत कम चांस पड़ता है। हा? लेकिन जब प्रशासन है तो प्रशासन के आगे तो मांगना ही पड़ेगा। तो सबसे ये तो अधिकार की लड़ाई। हाँ, ये अधिकार की लड़ाई है। और अगर विकास नहीं होगा, अपने गांव में विकास नहीं होगा, तो अपने घर से शुरुआत करेंगे तो अपने गांव, और गांव से बोलते ग्राम पंचायत, फिर तहसील, तहसील से जिला। अगर ग्राउंड लेवल से अगर कोई भी काम की शुरुआत हो तो वो आगे तक पहुंच सकती है। हम लोग राजधानी में बैठ के बोलेंगे कि हमने ये करना है, ये करना है, वो करना है, वो खाली कागजों पे होता है। लेकिन जब अगर हम गांव से शुरुआत करेंगे कि नहीं, आज पूरे गांव ने मिलके नक्की कर लो कि हम अगले 7 दिन हम हमारे गांव में पूरी साफ सफाई करेंगे, तो आप 7वें दिन उसका अगर रिजल्ट देखेंगे तो 7वें दिन वो पूरा गांव सफाई मिलेगा। लेकिन यही चीज़ अगर हमको राजधानी से बोली जाएगी कि आप गांव साफ सफाई कर लो, वो कर लो, फिर कर लो ये, और एक चलो करना है तो वो हो जाता है। तो अगर सब मिलके, अगर पूरा राजस्थानी प्रवासी समाज जितना भी बाहर है, मैं सबसे ये कहूँगा कि अपनी जो भी मांगे हैं वो अपने स्थानीय निकाय जो भी है, ग्राम पंचायत है, या अपने तहसील लेवल पे, या अपने एमएलएज, एमपीज, इन तक जैसे पहुंचा सकते हैं, जिस माध्यम से पहुंचाना चाहे वो पहुंचा के अपने वहाँ की शिकायतें ज़्यादा से ज़्यादा अगर वहाँ पे पहुंचेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा मांग करेंगे तो प्रशासन भी अपने साथ आएगा। मैं झुकेगा ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन अपने साथ तो आएगा कम से कम। और अगर साथ आएंगे तो हम भी आपके साथ है। जितना सहयोग आप हमको करेंगे तो उतना सहयोग ये पूरा प्रवासी जितना आज राजस्थान के बाहर बैठा है, अगर वो राजस्थान में आ गए तो राजस्थान दुबई से 4 गुना बढ़ जाएगी। करने वाला भी चाहिए। आपको याद तो करती है, राइजिंग राजस्थान के वक्त याद करती है, इलेक्शन के वक्त याद करती है, फिर भी मलाल रह जाता है। वो मलाल क्यों? देखिए, वो तो ऐसी चीज़ है कि जब चुनाव आते हैं तो हमारे लिए बसेस आती है, ट्रेनें छोड़ी जाती है, सब कुछ होता है। वो चुनाव ख़त्म होते ही फिर हम वापस मेहमान हो जाते हैं। तो कहीं तो अभी ठीक है, प्रशासन भी बदल रहा है, कुछ नई स्कीम्स आ रही है। हाँ। तो हमारी भी कुछ मांगे उनके पास अभी भी अटकी पड़ी है। जैसे अभी हमारी पूना की मांग बोलें तो हमको पूना से जोधपुर जाने के लिए ट्रेन नहीं है, तो वो मांग अटकी पड़ी है। मांग रहे हैं, मिलेगी कहीं ना कहीं तो मिलेगी। आज हमारा सौभाग्य है कि आज रेलवे मंत्री हमारे जोधपुर से ही है, और तो वो मांग जल्दी पूरी होनी चाहिए थी। लेकिन ठीक है, अभी आपके द्वारा कहीं ना कहीं इस मांग को हम उठाएंगे। बहुत सारी चीज़ें मांगने को तो बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन जब एक बार प्रशासन हमको बुलाएगा तब हम और अच्छे तरीके से, नियोजनबद्ध तरीके से उनके सामने रख सकते हैं कि हमारी ये मांगे ये गांव के लिए है, या ये तहसील के लिए, या ये जिला के लिए। हम अलग अलग लेवल पे उनको और कुछ अच्छे प्लान्स दे सकते हैं जो एग्जीक्यूट करने लायक हो। हमारे में ऐसे बहुत से उद्योगपति और है जिनके अभी आप आगे काफ़ी सारे इंटरव्यूज और करेंगे तो आपको उनसे मुलाकातें भी होगी, जिन्होंने आज तक राजस्थान के छोटे छोटे गांवों में आप जाके देखेंगे। जैसे धारीवाल फैमिली, आप राजस्थान के किसी भी छोटे छोटे गांव में जाएंगे तो आपको रसिकलाल जी धारीवाल के नाम से कहीं धर्मशाला मिलेगी, कहीं मंदिर मिलेगा, हर जगह नाम मिलेगा। आज नाकोड़ा जी जैसा तीर्थ स्थान आज जैन समाज की वजह से आज इतना उसको सुधार करके उन्होंने किया है। तो बहुत से भामाशाह बैठे हैं कि उनको करना है कि आप बोलिए, हमको कुछ राजस्थान में प्रोजेक्ट दीजिए।
आप जहाँ पे भी जाएंगे, पूरे वर्ल्ड में चले जाइए, राजस्थानी समाज द्वारा हर जगह धर्मशालाएं बनी हुई है, भवन बने हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं, हॉस्पिटल्स बने हुए हैं। तो उसमें का 10% भी अगर हम राजस्थान में लेके गए तो हर गांव में ये सब चीज़ें बन जाएगी अपने आप। लेकिन उसके लिए कहीं तो सहयोग हमको वहाँ का भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें धन्यवाद समय जी। दिया। एट द एंड बहुत सारी चीज़ें समझ आती है कि तवज्जो सरकार दे रही है, ज़रूरत इनको भी है, कमी रह जाती है तो कहीं ऐसी जगह जहां हम समझ नहीं पाते, जो हमें नज़र नहीं आती, और जो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर हमने नज़रअंदाज कर दिया तो कोरोना जैसी विपरीत परिस्थिति कभी भी आ सकती है, हमें हमारे घर कभी भी जाना पड़ सकता है। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं, प्रवासियों की भी बड़ी परेशानियां हैं, सरकार के भी अपने सर्कमस्टांसेस हैं, लेकिन लगातार प्रवासियों से जुड़ी तमाम परेशानियां, उनसे जुड़ी तमाम बातें प्रवासियों के बीच और सरकार के बीच एक कनेक्टर बनके लगातार काम कर रहा है राजस्थान प्रवासी। और शायद सरकार तक उन लोगों की वो बात पहुंच पाए कि सरकार से कहाँ कमी छूट जाती है सब कुछ करते हुए भी। आज के लिए शुक्रिया। ऐसी ही और प्रवासियों से जुड़ी तमाम बातों के लिए जुड़ी रहिए राजस्थान प्रवासी के साथ। धन्यवाद।